नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के टोटल 48 शिफ्ट में केमिस्ट्री वाले सेक्शन से जो भी हमारे संयोजकता, संयोजक इलेक्ट्रॉन, परमाणु संरचना से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 45 शिफ्ट की जो ई बुक है, अगर आप लोग उसे परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। सभी शिफ्ट की अगर आप लोग पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग उसे फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि जो आपके दिए गए एलिमेंट थे उनको संयोजन इलेक्ट्रॉन की क्षमता में आपको व्यवस्थित करना था। अब मैं आपको बता देता हूं संयोजक इलेक्ट्रॉन होता क्या है। देखिए, हमारे पास में अगर कोई परमाणु है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उस परमाणु के कई सारे कोष होते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन लगाते हैं चक्कर। तो किसी भी हमारे परमाणु के आखिरी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। एक दूसरा टर्म होता है जिसे हम लोग वैलेंसी कहते हैं या जिसे हम लोग संयोजकता कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी तत्व के जो भी उसकी संयोजन करने की क्षमता होती है, यानी कि वह कितने इलेक्ट्रॉन को निकाल करके पॉजिटिव चार्ज ले सकता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके नेगेटिव चार्ज ले सकता है, उन पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस एलिमेंट के लिए संयोजकता कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कार्बन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कोष होता क्या है। तो कार्बन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको टोटल 2 इलेक्ट्रॉन कोष देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे कार्बन का नाभिक है, तो इसके बाहर इस प्रकार से आपका पहला कोष होगा, उसके बाद में दूसरा कोष होगा। पहले वाले कोष में आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे और दूसरे वाले कोष में आपको 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसके पास में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बोरान, कार्बन, फ्लोरीन और सोडियम को बढ़ते संयोजकता में व्यवस्थित करिए। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे संयोजकता पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए संयोजकता है कितनी। देखिए, अगर हम लोग सोडियम की बात करते हैं तो इसके आखिरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने आखिरी कोष के 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करते हैं तो इसके आखिरी कोष में आपको 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो इसकी संख्या फ्लोरीन में हो जाएगी 7। लेकिन अगर आपसे संयोजकता पूछा जाए तो फ्लोरीन आपके 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और अपने ऊपर ले लेगा नेगेटिव चार्ज, तो इसकी जो संयोजकता है वो 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से कार्बन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी संयोजकता आपकी 4 होती है। और अगर हम लोग बोरॉन की बात करते हैं तो इसके आखिरी कोष में 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं और ये अपने इन 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके 3 पॉजिटिव चार्ज धारण करता है और इसीलिए इसकी जो संयोजकता है वो आपकी 3 हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसकी संयोजकता अधिक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम की संयोजकता सबसे ज़्यादा है और इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। कैसे? लिथियम की अगर हम लोग बात करें तो ये अपने आखिरी कोष के 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो इसके ऊपर आएगा Li पॉजिटिव। सोडियम की बात करें तो ये भी 1 निकालेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। मैग्नीशियम के आखिरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये दोनों को निकाल करके 2 पॉजिटिव चार्ज रखेगा। एल्यूमिनियम के आखिरी कोष में आपको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये तीनों को बाहर निकालेगा और इसके ऊपर आ जाता है 3 पॉजिटिव। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा संयोजकता है वो आपके एल्यूमिनियम एलिमेंट का है। अगला प्रश्न फिर देखिए ऐसे ही पूछा गया कि सिलिकॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और एल्यूमिनियम को संयोजक इलेक्ट्रॉन के घटते क्रम में सजाइए। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर संयोजक इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। तो अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो इसमें आपको 3 मिलेगा। सिलिकॉन की बात करते हैं तो इसके आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है
ऑक्सीजन के आखिरी कोष में 6 है और फ्लोरीन के आखिरी कोष में 7 होगा। तो सबसे पहले हमारा फ्लोरीन आएगा, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन और सबसे आखिरी में आपको एल्यूमिनियम मिलेगा, अगर हमको इन एलिमेंट को घटते हुए क्रम में सजाना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कार्बन परमाणु C4+ आयन और C4- आयन क्यों नहीं बनाता है। देखिए, अब कार्बन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं और अगर उसके आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है तो उस स्थिति में वहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना मुश्किल होता है। तो कार्बन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आखिरी कोष में, और इन 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने में अत्यधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसीलिए कार्बन कभी भी आपको C4+ के रूप में देखने को नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग C4- की बात करते हैं तो कार्बन को यहाँ पर C4- बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो किसी भी एटम में 4 इलेक्ट्रॉन को लाना भी उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, इसीलिए कार्बन आपको आयन के रूप में देखने को नहीं मिलेगा। ये सिंपली किसी भी एटम के साथ में जो इसके आखिरी कोष के इलेक्ट्रॉन हैं उनको शेयर करता है, और इसीलिए कार्बन के द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस परमाणु संख्या के तत्व की संयोजकता 0 है। तो ध्यान रखिएगा, संयोजकता 0 की बात की गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो हमारा ऑर्गन है उसकी संयोजकता हो जाएगी 0। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,8 होगा, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। और आपको पता होना चाहिए कि आर्गन एक अक्रिय गैस है, और जब कोई भी हमारा एलिमेंट अक्रिय होता है तो उसको और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती है, ना तो उसे ज़रूरत होती है ना ही उसको निकालना होता है। इसीलिए अगर हम लोग संयोजकता की बात करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। हालांकि अगर आपसे संयोजक इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो उनकी संख्या यहाँ पर हो जाएगी 8। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कार्बन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो आपको ये सारे ऑप्शन दिए गए थे कि कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण होता है, कार्बन के आपके अपरूप होते हैं, इसमें धात्विक गुण होता है, इसमें संयोजन का गुण होता है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन हमारी एक प्रकार की अधातु है, ना उपधातु है, ना तो इसमें किसी धातु का गुण है ना ही किसी आपके अधातु का गुण है, तो धात्विक गुण हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी तत्व के कोष में इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्य रूप से आपको 4 कोष देखने को मिलेंगे। एक कोष का नाम K होता है, दूसरे का L, फिर आपका M होता है और फिर होता है N। तो इसके लिए फार्मूला है 2n², जहाँ पर n आपका एक इंटीजर होगा, यानी कि 1 2 3 4 होगा, और इस फॉर्मूले के अनुसार K कोष में आपको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जो कि पहला कोष है। दूसरे में आपके अधिकतम 8 हो सकते हैं, तीसरे में अधिकतम 18 हो सकते हैं, और चौथे में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,5 हो जाएगा। इसके आखिरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब अगर नाइट्रोजन को 3 और इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो उस स्थिति में इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये हो जाएगा स्टेबल। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन के हमारे 2 एटम आते हैं और इनके आखिरी कोष में 5-5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से शेयर कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन के 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है और इस प्रकार से ये 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहाँ पर कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 17वें समूह में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो 17वें समूह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसी को हम लोग हैलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। इसमें आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन ये सारे एलिमेंट देखने को मिलेंगे। आखिरी कोष में इनके 7 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जो संयोजन इलेक्ट्रॉन हैं इनकी संख्या टोटल हो जाएगी यहाँ पर 7। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस परमाणु की संयोजकता +3 है। ऑप्शन में आपको एक एल्यूमिनियम दिया गया था, तो एल्यूमिनियम की जो संयोजकता है वो आपकी +3 होती है। अगला प्रश्न है
कि सहसंयोजी यौगिकों की जो प्रकृति है वो कैसी होती है। हालांकि बॉन्ड के ऊपर मैं अलग से आपको करवाऊंगा, फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग सहसंयोजी यौगिकों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इनमें जो भी आपके एटम होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की होती है साझेदारी। अगर हम लोग सहसंयोजी बॉन्ड की बात करते हैं तो ये जो आपके बंध होते हैं ये अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं और इनका क्वथनांक और गलनांक भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। फिर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए थे, सही कथन चुनना था। पहले में कहा गया था कि कार्बन के अधिकांश यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरे में कहा गया था कि कार्बन के यौगिकों का जो क्वथनांक और गलनांक है ये कम होता है। तो यहाँ पर हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो भी हमारे सहसंयोजी बंध होते हैं इनका जो क्वथनांक और गलनांक है वो कम होता है, और कार्बन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ही है कि ये आयन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, यानी कि इनके जो भी यौगिक होते हैं वो सारे सहसंयोजक बंध के द्वारा बने होते हैं और इसीलिए इनका क्वथनांक और गलनांक होता है कम। अगला प्रश्न पूछा गया कि कार्बन के पास में सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है। अब देखिए इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है कि इसका जो एटॉमिक साइज है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इसके आखिरी कोष में आपको 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। साइज छोटा होने के कारण ये जो अपने 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, इन इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के साथ में आसानी के साथ ये शेयर कर लेता है और उनके साथ में ये आपके सहसंयोजक बंध को बना लेता है। तो इसीलिए कार्बन के जो यौगिक हैं वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया 17वें समूह में, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, इनकी टोटल संख्या हो जाएगी 7। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट 1 से 30 तक पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ और एलिमेंट है उनका भी पता होना चाहिए। तो बाहरी कोष की अगर हम लोग बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 8 होगा और इसका का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,6 हो जाएगा। तो आखिरी कोष में आपको 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, यानी कि वैलेंसी कितनी होती है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पर 2। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक तत्व X क्लोरीन से अभिक्रिया करके XCl बना रहा है, तो X के बारे में क्या सही है। अब यहाँ पर आपको इतना तो पता है कि जब हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं तो इसके ऊपर होता है एक निगेटिव चार्ज। जाहिर सी बात है हमको एक ऐसा एटम चाहिए जिसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज हो और वो आपके इसके साथ में बंध बना लेगा। तो यहाँ पर हमारे एटम हो सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन हो सकता है, HCl, आपका लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, यानी कि हमारे ऐसे एटम होंगे जिनके आखिरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता 4 है। तो सिंपल सा प्रश्न है, अभी कल ही पूछा गया था, ये मतलब कि 9 तारीख को पूछा गया था। तो कार्बन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी वैलेंसी 4 है और आपको पता होना चाहिए कि इसके आखिरी कोष में आपको 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि आर्गन, सल्फर, नियान और फॉस्फोरस में किसकी परमाणुकता सबसे ज़्यादा होगी। तो पहले आप समझिए कि परमाणुकता यानी कि एटॉमिसिटी का मतलब है क्या। देखिए किसी भी एटम को अपने अणु को बनाने के लिए जितने भी एटम की ज़रूरत होती है उसी पार्टिकुलर एटम की संख्या को उस एटम के लिए उसकी परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। कैसे? देखिए अगर हम लोग सल्फर की बात करते हैं तो आपको ये पता होगा कि सल्फर इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है S8 के रूप में। फास्फोरस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो ये N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन की बात करें तो H2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। यानी कि सल्फर की जो परमाणुकता है वो आपकी 8 हो जाएगी। फॉस्फोरस की परमाणुकता यहाँ पर 4 होगी। नियान और आर्गन इन दोनों की बात करते हैं तो ये आपकी अक्रिय गैस हैं, तो इनमें आपकी परमाणुकता होती है सिर्फ 1। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि परमाणु संख्या 2, 5, 7 और 18 किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर है। अब देखिए टेक्निकली देखें तो इसमें से किसी में भी संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की तो आखिरी कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
लेकिन अगर हम लोग एटॉमिक नंबर 2 की बात करें और एटॉमिक नंबर 18 की बात करें तो ये दोनों हमारे एक ही समूह के हैं, अक्रिय गैस समूह से ये बिलोंग करते हैं। 2 मतलब हो जाएगा हीलियम और यहाँ पर आर्गन का मतलब हो जाएगा 18। तो हो सकता है आपसे इस प्रकार से पूछा गया हो। अगला प्रश्न पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन परमाणु कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो ध्यान रखेंगे जब हम लोग CO2 की बात करते हैं तो थोड़ा सा समझिए। देखिए कार्बन के आखिरी कोष में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं 4 होते हैं। ऑक्सीजन के आखिरी कोष में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से साझा करेगा और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे के साथ साझा कर लेगा और इस प्रकार से ये बॉन्ड बनाते हैं C+O। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो आपके कार्बन के साथ में अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। चलिए आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि एक हमारा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में किस प्रकार का बॉन्ड बनता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कैसे साझेदारी होती है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि यम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि K में आपके 2 होते हैं, L में आपके 8 होते हैं, M में हो जाएंगे यहाँ पर 18 और N की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको टोटल 32 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से आपको धातु में मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो दूसरा समूह है जिसे हम लोग एल्कली अर्थ मेटल के समूह के रूप में जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी कि बेरिलियम मैग्नीशियम, ये जो आपके एलिमेंट हैं ये हमारे दूसरे समूह में आते हैं और दूसरे समूह का सिंपल सा मतलब है कि इनके आखिरी कोष में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्षारीय मृदा धातुओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि C4- में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताइए। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी एटम के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है। अगर किसी भी एटम के ऊपर आपको निगेटिव चार्ज देखने को मिलता है तो इसका मतलब सिंपल सा होता है कि उसने बाहर से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया है। C4- है यानी कि इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 6 थी, 4 और आ गए तो इलेक्ट्रॉन टोटल आपके 10 हो जाएंगे, जबकि प्रोटॉन की संख्या हमारी नियत रहती है और ये इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होती है। तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर आपको 6 देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कोष तो बढ़ते हैं, लेकिन एक समूह के लिए उस पार्टिकुलर समूह के जितने भी एटम हैं उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर हम लोग बाएं से दाएं की ओर आगे बढ़ेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब हम लोग बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो आखिरी कोष में यहाँ पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ती जाती है। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन में 1 है तो हीलियम उसके बाद आएगा, इसमें आपको 2 मिलेगा। लिथियम के आखिरी कोष में 1 है तो बेरिलियम में आपको 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से जब हम लोग आवर्त में आगे बढ़ते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रम से एक एक बढ़ती है। अगला प्रश्न है, अब ये प्रश्न आपका आया नहीं था, ये 2018 के प्रश्न है, तो कुछ प्रश्न मैं आपको 2018 से करवा दे रहा हूँ। बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है। तो ध्यान रखिएगा बोर महोदय ने ये बताया था कि जैसे ये हमारे किसी भी एटम का न्यूक्लियस है और इसके पहले कोष में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसके इसी प्रकार से अगले कोष में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो अगर हम लोग इस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे देते हैं तो उस स्थिति में ये ऊर्जा को एक्सेप्ट करेगा और ये आपकी अगली कक्षा में चला जाता है। तो यही बोर के द्वारा अपने मॉडल में बताया गया था कि अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा देते हैं एक फोटॉन के बराबर तो वह अगली कक्षा में चला जाता है। बोर मॉडल के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है
कि इनके द्वारा 1915 में अपना मॉडल दिया गया था और इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ संशोधन किए थे। बोर के द्वारा ही ये बताया गया था कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी हमारे विद्युत परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के द्वारा आवेशों का प्रवाह किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अधातुएं आमतौर पर उनके किस गुण के कारण अधिक विद्युत ऋणात्मक होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं अधातुओं की तो इनकी जो छोटी परमाणु त्रिज्या होती है इसी के कारण ये आपकी विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति की होती हैं। अब इससे होता क्या है, देखिए जब इनकी एटॉमिक रेडियस छोटी होगी तो उस स्थिति में जो आपका प्रोटॉन होता है नाभिक के अंदर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है। छोटी त्रिज्या होगी तो फोर्स इसका ज़्यादा होगा और इस प्रकार से अधातुओं को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा मिल जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि छोटी परमाणु त्रिज्या के कारण अधातुएं मुख्य रूप से हमारे ऋणात्मक होती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि उदासीनी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए डैश डैश की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर इसी को हम लोग आयनिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में हीलियम के लिए जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है, जबकि फ्रांसियम के लिए ये आपकी सबसे कम होती है। किसी भी एटम के आखिरी कोश से जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसके लिए जो ऊर्जा जरूरी होती है उसको हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो जरूरी होता है उसे हम लोग सेकंड आयोनाइजेशन, और इसी प्रकार से इनका नामकरण हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो सापेक्ष प्रवृत्ति है इसको क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी पीरियोडिक टेबल में जो आपका फ्लोरीन एटम है उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है और ये प्रश्न ऑलरेडी इस साल पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके ऊपर माइनस में 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। अब ये डेटा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 और इसका मास होता है 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन की बात करें तो इसके ऊपर चार्ज बिल्कुल शून्य होता है। मास की अगर हम लोग बात करें तो ये 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 होता है। इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो बिल्कुल प्रोटॉन के बराबर होता है, बस चार्ज इसका नेगेटिव होता है। और अगर हम लोग मास की बात करते हैं तो ये 9.11 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻31 होता है किलोग्राम में। तो ये डेटा आपको ध्यान रखने हैं। तो इस प्रकार से संयोजकता, संयोजन क्षमता या फिर जो आपके परमाणु से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और किस किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।